व्यूअर्स, यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के स्पोक्स पर्सन वेदांत पटेल ने यह कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर यूएसए की तरफ से बहुत सारी सैंक्शंस लगाई जा सकती हैं। ये इस सूरत में होगा अगर पाकिस्तान ईरान के साथ कुछ ऐसी बिजनेस डील्स करता है, क्योंकि आपको मालूम है कि ईरान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आलमी बरादरी ने एक सैंक्शंस लगाई हुई है, स्पेशली जिसमें यूके एंड यूएसए शामिल हैं, जिनकी सैंक्शंस की वजह से कोई भी मुल्क ईरान के साथ बिजनेस नहीं कर सकता। ईरान के मौजूदा सदर हैं, उनका हालिया पाकिस्तान की तरफ दौरा और पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के शहरों का उन्होंने विज़िट किया है। और इस दौरान पाकिस्तान के हाई ऑफिशल्स, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान के आर्मी चीफ़, इन दोनों से इनकी मुलाकात हुई है और कहा जा रहा है कि इसमें काफ़ी स्ट्रेटजिक और दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए कुछ इक़दामात किए जाएंगे और कुछ मेमोरेंडम्स साइन किए गए हैं। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और ईरान के माबैन इस वक्त जो तजारत का टोटल वॉल्यूम है वो है $2 बिलियन, और जो कि दोनों ममालिक का इरादा है कि इसको $10 बिलियन तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन इस वॉल्यूम पे जाने के लिए पाकिस्तान, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सैंक्शंस तो नहीं कहेंगे हम, एक इकनॉमिक एक जाल में फंसा हुआ है और पाकिस्तान के अपने जो माशी हालात हैं वो इजाज़त नहीं देते कि पाकिस्तान किसी किस्म की सैंक्शंस को बर्दाश्त कर सके। व्यूअर्स, लेकिन इस बात का भी हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि इस खित्ते की जो सूरत हाल है ये काफ़ी पेचीदा होती जा रही है और ईरान एक मेन खिलाड़ी के तौर पर सामने आ रहा है। ईरान के दुश्मन ममालिक में जो राइवल्स कहलाते हैं उसमें सऊदी अरेबिया, यूएई और अमेरिका शामिल हैं, जो और इसराइल। आपको सबको मालूम है कि जो मौजूदा हालात चल रहे हैं इसमें ईरान और इसराइल के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है वो एक काफ़ी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है और इसके माबैन पाकिस्तान को भी काफ़ी मोहतात तरीके से अपनी डिप्लोमेसी को लेके चलना पड़ता है। व्यूअर्स, आपको याद होगा कि ईरान ने जनवरी 2024 में पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए एक ड्रोन अटैक किया था, जिसकी नतीजे में 2 कमसन बच्चे जो हैं वो शहीद हो गए थे और पाकिस्तान ने इसका भरपूर एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया था और रिटेलिएट किया था और इसके नतीजे में जो अपना ईरान में मौजूद सफारतखाना है उसको भी बंद कर दिया था और अपने सफ़ीर को पाकिस्तान बुला लिया था। व्यूअर्स, ये वो दौर था जब पाकिस्तान में एक अबूरी हुकूमत थी और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात थे ईरान के साथ काफ़ी कशीदा हो गए थे और पाकिस्तान ने इसके जवाब में 48 घंटे के अंदर अंदर मौसर एक जवाब दिया था और मिसाइल अटैक करके ईरान के अंदर मौजूद कुछ दहशतगर्दों का खात्मा कर दिया था। अच्छा, ईरान का कहना यह है कि एक जैशुल अदल जमात जो दहशतगर्द करार दी गई है बैनुल अक़वामी अदालतों में, उसके कुछ दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में महफूज ठिकानों में आकर छुप जाते हैं और वहाँ से उनकी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं और उनके अफराद का मुख्तलिफ टाइम्स में निशाना बनते रहते हैं। अच्छा, ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान जो कि काफ़ी दहशतगर्दी का ख़ुद भी शिकार रहा है और उसने यकीन दिलाया ईरान को कि भाई हम अपने मुल्क में किसी किस्म की दहशतगर्दी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर हमारे मुल्क में अगर किसी किस्म के दहशतगर्दों की आइडेंटिफिकेशन या कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस को दी जाए ताकि पाकिस्तान ख़ुद अपने इलाकों में ख़ुद एक्शन ले। तो ये एक एस्केलेशन हुआ था पाकिस्तान और ईरान के माबैन, लेकिन उसी दौरान ये डिसाइड हो गया था कि जब पाकिस्तान में कोई परमानेंट हुकूमत आएगी तो ईरान की तरफ से एक दौरा किया जाएगा ताकि दोनों ममालिक के दरमियान, दोनों एक बरादराना ममालिक हैं और हमसाए भी हैं, तो दोनों के ताल्लुकात को इस्तवार किया जाएगा। तो इसी कड़ी के नतीजे में ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया है और ये बड़ा कामयाब दौरा कहा जा रहा है। इस दौरे में उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों इस्लामाबाद, लाहौर और कराची का भी विज़िट किया। आपको हम बताते चलें कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो तजारत का टोटल वॉल्यूम है वो $2 बिलियन है, जिसे दोनों ममालिक ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया है कि इसे बढ़ाकर $10 बिलियन तक लेके जाया जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त इकनॉमिकली एक ऐसी सिचुएशन का शिकार है जिसमें उसे यूरोपीय ममालिक और अमेरिका जैसी ताकतों के सामने काफ़ी एक इमदाद चाहिए और उसको काफ़ी जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उससे निकलने के लिए
बड़े ममालिक की हमायत चाहिए। तो ऐसे सूरत हाल में ईरानी थिंक टैंक्स भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान किसी किस्म की उनकी ये जो इसराइल और ईरान का कन्फ्लिक्ट चल रहा है इसमें कोई ख़ास मदद कर नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिक पोजीशन है वो इतनी अहम है कि ये जो पोजीशन है इसके साथ ईरान और पाकिस्तान आपस में ताल्लुकात को बिल्कुल भी बिगाड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के ईस्ट में पाकिस्तान का एक देरीना दुश्मन मुल्क भारत मौजूद है, जिसने कभी कोई मौका नहीं छोड़ा होगा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई अटैक या कोई भी तरीका कार नहीं छोड़ते हैं जिससे पाकिस्तान का कोई नुकसान ना हो। तो इस सूरत में हम देखते हैं कि ईरान एक ऐसा मुल्क उभर कर सामने आया है जिसने फ़लस्तीन में मौजूद हमास को भी सपोर्ट किया, और इसी तरह लेबनान में मौजूद जो हिजबुल्लाह है उसको भी ईरान काफ़ी सपोर्ट करता है। अगर हम यमन की बात करते हैं तो यमन में हुथी बागी जो हैं उनको भी ईरान की सपोर्ट हासिल है। बेसिकली ईरान एक शिया इस्लामी मुल्क है, लेकिन अगर हम हिजबुल्लाह की बात करें या हमास की बात करें तो इसमें हमास एक सुन्नी ग्रुप है और जो हिजबुल्लाह है वो शिया इस्लामिक ग्रुप है। इसी तरह हुथी बागी भी शिया इस्लामिक ग्रुप है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि अगर ईरान टोटली फ़िरक़ों की वजह से या जो हमारे दो बड़े फ़िरके हैं सुन्नी मुस्लिम्स एंड शिया मुस्लिम्स, अगर वो अपने फ़िरके की बेस पे करता तो वो हमास को कभी भी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि हमास में जो लीडरशिप है या टोटल हमास जमात है वो सुन्नी जमात है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ईरान जो है वो उससे पाकिस्तान के ताल्लुकात क्यों इम्पोर्टेंट हैं, क्यों हमें चाहिए कि ईरान के साथ हमेशा ताल्लुकात को बरादराना रखें। उसकी दो वजूहत, एक तो इस्लामिक वजह है कि हमारे जो शिया माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो एक लाखों की तादाद में पाकिस्तान से ईरान जाते हैं, और ये एक अच्छा दोनों ममालिक के दरमियान एक राब्ता रहता है। और दूसरा जो अहम वजह है वो स्ट्रेटजिक पोजीशन है। आपको मालूम है कि भारत को जो है अफ़गानिस्तान में प्रॉक्सी वॉर्स और काफ़ी एजेंसियां इंडिया की भी काम करती हैं, और वहाँ पर पाकिस्तान को एक डिस्टेबलाइज़ करने के लिए अफ़गानिस्तान की सरज़मीन का इस्तेमाल करना इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। व्यूअर्स, भारत ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात क्यों चाहता है? भारत ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात इसलिए चाहता है ताकि उसकी रसाई ईरानी पोर्ट से होती हुई अफ़गानिस्तान तक उसकी रसाई हो सके, और इसको वो जवाज़ बनाकर ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। आपको याद होगा कि 2016 में नरेंद्र मोदी ने ईरान का विज़िट किया था, और यहाँ जो ग्वादर से कुछ 150 किलोमीटर के फासले पर चाबहार पोर्ट है उसमें इन्वेस्टमेंट करने का इंदिया दिया था, और भारी उसमें इंडियन इन्वेस्टमेंट करने के लिए उन्होंने मेमोरेंडम्स और कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे। अच्छा, ये स्ट्रेटजिक लोकेशन जो है गवादर शहर जो है पाकिस्तान का उससे कोई 150 किलोमीटर के फासले पर है, और आपको मालूम है कि गवादर में चाइना ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, जिसे हम CPEC चाइना एक पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर भी कहते हैं, वो स्टार्ट किया, जिसकी मुखालफत भारत को तो बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से इसी को काउंटर करने के लिए चाबहार में ये पोर्ट को मुस्तहकम किया जा रहा है, और इसके थ्रू अफ़गानिस्तान तक इंडिया जाना चाहता है। और आपको मालूम है कि भारत और अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, और इसी सूरत में अगर हम ईरान के साथ भी ताल्लुकात ख़राब करते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए अनअफोर्डेबल कंडीशन होगी। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त दोनों सूरत हाल में अगर ईरान से अच्छे ताल्लुकात हम करते हैं तो इकनॉमिक क्राइसिस की वजह से अगर पाबंदियाँ भी लगती हैं तो पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता है। दूसरी बात यह कि ईरान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, और इसकी एक हिस्ट्री मौजूद है कि दोनों एक दूसरे के बड़े राइवल रहे हैं। और इसी तरह सऊदी अरेबिया का जो अलाय है वो USA है, और उसी मुनासबत से ईरान ने जब 2002 या 2003 में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो उसके ख़िलाफ़ दुनिया ने एक सैंक्शंस जिसे हम कहते हैं पाबंदियां ईरान के ऊपर लगा दी थी, और ईरान जो है माशी तौर पर आइसोलेट कर दिया गया था, और कोई भी कंट्री जो है वो ईरान के साथ बिज़नेस नहीं कर सकता। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं ईरानियन जो ताल्लुकात हैं अपने इलाके में, ख़ित्ते में दूसरे कंट्रीज़ के साथ, तो ईरान के रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान के इसी तरह चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। देखिए, बेसिकली हर कंट्री अपने मफादात का सोचता है,
और अपने मुल्क को पहले रखा जाता है और बाद में दूसरे जो है अवामिल उनको बरूए कर लाया जाता है। लेकिन ये वो मुल्क कर सकते हैं जिनकी खारजा पॉलिसी स्ट्रॉन्ग होती है, जो इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं और जिनकी दुनिया में एक से होती है। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को ना सिर्फ जो इकनॉमिक सिचुएशन है पाकिस्तान की वो इस कदर खस्ता हाली का शिकार है कि पाकिस्तान तो यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के ख़िलाफ़ जाना अफोर्ड नहीं कर सकता। और दूसरी वजह है कि जो पाकिस्तान के बैंक्स हैं वो भी रिलक्टेंट हैं बिज़नेस करने में विद ईरान। तो एक किस्म का इस प्रोसेस को काफ़ी, एक तो सैंक्शंस मुश्किल कर देंगी और दूसरा इसको मुश्किल करने में हमारे जो बैंकिंग और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इस काम को करने में रिलक्टेंट रहता है। व्यूअर्स, हम आपको बताते चलें कि ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ पाबंदियों का सामना करना पड़ा था। ये 2003 की बात है जब ईरान ने यूरेनियम को जिसे हम यूरेनियम की इनरिचमेंट कहते हैं वो स्टार्ट की थी। आम यूरेनियम जो है, हम आपको बताते चलें कि यूरेनियम आम तौर पर जो नेचुरली अवेलेबल होता है वो ओनली 0.7% वो यूरेनियम का आइसोटोप होता है उस नेचुरल यूरेनियम में, यानी कि बाकी 99.3% यूरेनियम का वो पार्ट है जो इनरिच नहीं किया जा, यानी कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स में या एनर्जी बनाने में इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन जो उसका आइसोटोप है U-235 जिसमें एक न्यूट्रॉन जो है, कुछ न्यूट्रॉन्स की डिफरेंस की वजह से उसका मास जो है 235 है। इस यूरेनियम के आइसोटोप को इनरिच किया जाता है और इनरिच करने के प्रोसेस जो है इसमें जिसे हम सेंट्रीफ्यूज यूज़ करते हैं। आजकल ये नई टेक्नोलॉजी है जिसमें एक सिलेंडर्स में गैस को रोटेट किया जाता है और दोनों आइसोटोप्स को सेपरेट किया जाता है। अब जो यूरेनियम इनरिचमेंट की कैटेगरी होती है, इसकी एक परसेंटेजेस होती हैं। अगर हम पीसफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं यूरेनियम को तो उसकी परसेंटेज 3 to 5% होती है। लेकिन अगर आप इसको किसी न्यूक्लियर प्रोग्राम या मिसाइल पर्पस के लिए अगर डिज़ाइन करते हैं या इनरिच करते हैं तो उसकी परसेंटेज हाई इनरिचमेंट करनी पड़ती है, जिसकी परसेंटेज 90 to 93%। आजकल जो मॉडर्न न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उसमें 93% तक इसको इनरिच किया जाता है। तो ईरान के पास टेक्निकली कैपेबिलिटी तो मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर पावर बनने के बहुत करीब है। और अगर ईरान आज की डेट आज मार्क कर लें, अगर आज वो शुरू करता है तो विद इन 1 वीक ईरान न्यूक्लियर पावर बन सकता है और वो कोई टोटल 40 to 50 kg यूरेनियम 90% इनरिच्ड यूरेनियम बनाने का अहल है और विद इन 1 वीक वो एक न्यूक्लियर मिसाइल में उसको कन्वर्ट कर सकता है। और अगर हम बात करें कि 4 से 5 मिसाइल बनाने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो 1 महीने में वो 4 से 5 मिसाइल अपने रेडी कर सकता है। ये दुनिया जानती है, दुनिया को मालूम है कि ईरान अपने प्रोग्राम में इस कदर आगे आ चुका है। व्यूअर्स, आपको याद होगा कि ईरान ने 2015 में एक डील की थी विद यूएसए, जो भी हमारी 5 नेटो पावर्स हैं एंड प्लस जर्मनी, इन ममालिक के साथ एक डील तय की थी कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से विदड्रॉ करेगा और जो इसने यूरेनियम इनरिचमेंट है उस इन्वेंट्री को वो सेल आउट करेगा। तो उस नतीजे में ईरान ने अपनी जो 20% इनरिच्ड वो यूरेनियम था उसे रशिया को एक्सपोर्ट कर दिया था और बाकी जो कुछ क्वांटिटी इन्होंने 60% तक इनरिच की थी और उसको भी विड्रॉ कर दिया था, एक्सपोर्ट कर दिया था रशिया को। और इस प्रोग्राम के तहत अपनी साइट्स की ऑडिट्स और उसमें कैमरा और मॉनिटरिंग करवाना भी शामिल था, जो कि ईरान ने उसको फॉलो किया था, बट विद सम मिसट्रस्ट ऑफ यूएसए ने इससे अपने आप को विड्रॉ कर लिया था 2018 में। तो उनके जाने के बाद ईरान ने दोबारा अपने प्रोग्राम को रिवाइव किया और अपने उस मिशन के साथ जुड़ गए थे। और आज दुनिया को पता है कि ईरान आलमोस्ट एक न्यूक्लियर कंट्री है और इन्हें मिसाइल तैयार करने में, बेसिकली मिसाइल इनरिच करने के बाद जो 2 और मज़ीद मरहले होते हैं, उसमें एक मरहला ये होता है कि आपने उसको एक ऐसे सिस्टम में उस इनरिच्ड वॉल्यूम को रखना है कि वो मिसाइल की शक्ल इख्तियार करे और उस मिसाइल को फिर आपने अपने मुख्तलिफ जो व्हीकल्स होती हैं, मिसाइल कैरिंग व्हीकल्स जैसे एयरक्राफ्ट है या कोई शिप है, उसके अंदर इंस्टॉलेशन करना, और ये वो मराहिल होते हैं। तो बहरहाल हम ये इस बात को तो हम समझते हैं कि ईरान अपनी इस मिशन में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका है
और दुनिया ये जानती है कि ईरान एक ऐसी ताकत बनने जा रहा है कि जिसका जो सामना है उसके दुश्मन ममालिक नहीं कर सकते, और इसका एक धाक बैठ चुकी है, जिसका आपने रिसेंट भी मुजाहरा देखा है कि ईरान ने जो इसराइल के साथ रिटेलिएट किया है। और ये भी एक दुनिया को हैरान करने वाली बात है कि ईरान ने कोई इस पैमाने पर इसराइल के ऊपर अटैक किया था कि जो काबिल तारीफ़ है। व्यूअर्स, इस वीडियो को हम दोबारा पाकिस्तान की तरफ लेके आते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं कि इस सैंक्शन से पाकिस्तान को क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। और दूसरा हम ये पॉइंट भी रखना चाहते हैं कि आप कंपेयर करें कि अगर हम रशिया और यूक्रेन की वॉर की बात करें तो भारत जैसा बड़ा मुल्क जो कि अपनी पॉलिसीज़ में ख़ुद मुख्तार है, भारत ने रशिया से गैस ख़रीदना बंद नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो सबसे आगे है और हम सबसे पहले भारत का सोचेंगे। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान जो कि इकनॉमिकली वीक कंट्री है, हम रशिया से गैस भी नहीं ले सके। और अगर आप ईरान और इंडिया के ताल्लुकात की बात करें तो वो सैंक्शंस के बावजूद इंडिया के ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। वो चाबहार पोर्ट पे काम भी कर रहा है, उन्होंने अमेरिका से उसकी एग्जम्पशंस कह लें या अप्रूवल भी उनको मिल चुके हैं, और उनकी ट्रेड इस वक्त भी 15 से 20 बिलियन डॉलर की है, जो कि पाकिस्तान की इस वक्त 2 बिलियन डॉलर है। और पाकिस्तान 10 बिलियन डॉलर का सिर्फ सोच रहा है, और उसमें भी अमेरिका से इजाज़त और प्रॉपर बड़ी जो ताकतें हैं उनसे इजाज़त लेने का सोच रहे हैं। और ये होता है एक वीक कंट्री और एक जो मजबूत इकॉनमी होती है उनके दरमियान जो फ़र्क है वो ये आपके सामने है। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपको बर वक्त जवाब दे सकें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।